किसके घर में गरीबी जल्द आ जाती है और किनके घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि इन 3 व्यक्तियों का प्रभाव जिस घर पर होता है वह घर निश्चित ही बर्बाद हो जाता है और ऐसे परिवार हमेशा गरीबी के दलदल में धंसते चले जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती आकाश में घूम रहे थे। भगवान भोले बाबा ने बोला, हे देवी पार्वती, धरती पर जिस घर में इन 3 लोगों का असर होता है उसका सर्वनाश हो जाता है और वहाँ तुरंत गरीबी छा जाती है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप बताइए कि वे 3 लोग कौन हैं? मेरे मन में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। तब भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी, हम आपको आज एक पुराने समय की कहानी सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि वे कौन से 3 लोग हैं जिनके कारण घर का विनाश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी से विनती है कि इस कथा को शुरू करने से पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर दबाएं। इससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा और आप सभी पुरानी कथाओं और कहानियों से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए बोले, हे देवी पार्वती, बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत अमीर था। उसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बहुत सुंदर बेटा था और व्यापारी अपने बेटे को बहुत चाहता था। व्यापारी और उसकी पत्नी को शादी के कई सालों बाद संतान मिली थी और वे दोनों अपनी संतान से हद से ज्यादा प्यार करते थे। व्यापारी हर काम अपने बेटे से पूछकर ही करता था। व्यापारी का बेटा अभी छोटा था, परंतु प्रेम में डूबे व्यापारी ने वो सब कुछ किया जो उसके बेटे ने कहा। अगर बेटे ने कोई गलत काम करने को भी कहा तो व्यापारी उसे भी कर देता था। व्यापारी ये नहीं सोचता था कि उसका बेटा अभी छोटा है और उसे इतने बड़े फैसले लेने की अक्ल नहीं है, परंतु पुत्र मोह में वह अंधा व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की हर बात को मान लेते थे। व्यापारी का बेटा जो भी मांगता, व्यापारी उसे तुरंत लाकर दे देता था। दोस्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कहानी सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, उस व्यापारी के घर के बाहर एक पेड़ पर कई सालों से एक कबूतर रहता था। वो कबूतर उस व्यापारी के घर के बाहर लंबे समय से रह रहा था और व्यापारी के घर को अच्छी तरह जानता था। व्यापारी भी उस कबूतर को जानता था और उसकी देखभाल करता था। वह उसे खाने के लिए दाना पानी देता था। वह कबूतर ये देखकर बहुत परेशान रहता था कि व्यापारी अपने बेटे की हर बात को मान लेता है और व्यापारी का बेटा जिस भी चीज की जिद करता है, व्यापारी उसे तुरंत लाकर दे देता है। एक दिन कबूतर उसी पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था। तभी वह व्यापारी से बोला, हे व्यापारी, तुम्हें अपने बेटे के प्यार में इतना नहीं खोना चाहिए। तुम्हारी ये गलती तुम्हें आगे चलकर बहुत महंगी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है, अरे कबूतर, तुम नहीं जानते, मेरा बेटा तो साक्षात भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे बेटा मिला है। अब वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। तब कबूतर कहता है, अरे बेटे के प्यार में डूबे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए अपनी बात समझाता हूँ। दोस्तों, फिर कबूतर अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है, हे व्यापारी, पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। उस सेठ के 3 बेटे थे। सेठ अपने तीनों बेटों के साथ घर में खुशी से रहता था। सेठ ने अपने सभी बेटों की शादी कर दी थी और उसकी तीनों बहुएं उसकी खूब सेवा करती थी। सेठ की छोटी बहू के घर आने के बाद सेठ का परिवार बहुत सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और घर का वातावरण बहुत शांत था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी बेटे मिलकर रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बहुत प्यार करती थी। चारों बहुएं एक साथ मिलकर खाना बनाती थी और अपने पतियों और ससुर को खिलाती थी।
सेठ का व्यापार भी बहुत शानदार चल पड़ा था। तीनों बेटे व्यापार को बहुत अच्छी तरह संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। घर में तीनों बहुएं बहुत प्रेम से रहती है और उसका व्यापार उसके तीनों बेटे बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं है। ऐसा सोचकर सेठ बहुत सुकून की नींद लेता था। दोस्तों, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के बाकी लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सब लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बहुत सुखी है, इसकी जिंदगी बहुत आराम से कट रही है और इसके जीवन में कोई दुखद तकलीफ नहीं है। दोस्तों, आगे कबूतर कहता है, हे व्यापारी, अक्सर इंसान दूसरों की तरक्की से जलता है। जैसे केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार इंसान भी किसी को आगे बढ़ते देखकर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। इंसान अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे ज्यादा वह दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। अब जब सेठ आगे बढ़ रहा था तो गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस तरह सेठ की जिंदगी दुखों से भर दी जाए और उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। दोस्तों, यही सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पंडित के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे पंडित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं और वहाँ आपका अमीर सेठ आराम से पकवान खा रहा है। वह अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा रहा है। तब पंडित जी कहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुझे बात समझ नहीं आ रही है। तब गांव के लोग बताते हैं, पंडित जी, आपकी जिंदगी तो आपके यजमान जजमान से ही चलती है, परंतु आपका यजमान तो बहुत सुखी है, उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है। याद कीजिए, आपके इस यजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वो आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजा नहीं करवाएगा तो आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? दोस्तों, कुल पंडित को गांव वालों की बात सही लगी। वह भी सोचने लगा कि बात तो सच है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और वो बहुत आराम से जिंदगी काट रहा है। इस तरह तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। कुल पंडित कहता है, अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। सेठ तो बहुत अमीर बन चुका है, उसका व्यापार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके तीनों बेटे बहुत मेहनत करते हैं और उसकी चारों बहुएं मिलकर बहुत प्यार से अपनी जिंदगी जी रही हैं। उनके जीवन में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं, पंडित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपके यजमान सेठ की जिंदगी में कुछ परेशानी आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको हवन पूजा के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको पैसा मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर गांव के सभी लोग कुल पंडित के यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर वह कुल पंडित बहुत चिंता में पड़ जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार रुक जाए, तभी वह मुझे हवन पूजा के लिए अपने घर में बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर वो कुल पंडित एक साधु बाबा के पास जाता है और कहता है, हे स्वामी, मेरी मदद कीजिए। मेरे गांव में मेरा यजमान है जो एक सेठ है। सेठ बहुत सुखी जीवन जी रहा है, उसके जीवन में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, परंतु जैसे चोरों की जिंदगी लापरवाह लोगों से चलती है, जैसे राजा की जिंदगी झगड़ा करने वालों से चलती है, उसी प्रकार पंडितों और पुरोहितों का जीवन अपने यजमान से चलता है। अगर यजमान के घर में कोई दुखद तकलीफ नहीं होगी और वो हमें नहीं बुलाएंगे तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? हम पैसे कैसे कमाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु बाबा कहते हैं, अरे पंडित जी, आप परेशान मत होइए, आप बताइए कि क्या परेशानी है? तब पंडित कहता है, हे महाराज, मैं चाहता हूँ कि सेठ की जिंदगी में कुछ परेशानी आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ नुकसान हो जाए, तभी वह मुझे हवन पूजा के लिए अपने घर में बुलाएगा। पंडित की बातें सुनने के बाद साधु बाबा कहते हैं, हे पंडित जी, आपका काम तो बहुत छोटा सा है,
मैं आपको अभी बताता हूँ कि सेठ की जिंदगी में इतने सुख और समृद्धि का कारण क्या है। अब साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं। कुछ देर बाद साधु बाबा आंखें खोलकर कहते हैं, पंडित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की छोटी बहू साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। वह बहुत संस्कारी और समझदार स्त्री है। जब से वो सेठ के घर आई है, तभी से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका जीवन आराम से कट रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है, वो घर खूब फलता फूलता है। तब पंडित कहता है, हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो क्या इसका कोई उपाय होगा जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार कम हो जाए। तब साधु बाबा कहते हैं, हे बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और उससे कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत से एक हरा बांस दे दीजिए, और फिर तुम वह हरा बांस लेकर अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम यह करोगे तो कुछ ही दिनों में सेठ गरीब हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ने लगेंगी और उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाएगी। तब वो तुम्हें हवन पूजा के लिए जरूर बुलाएगा। दोस्तों, साधु बाबा की बातें सुनकर कुल पंडित साधु बाबा को धन्यवाद कहकर अपने घर चला जाता है। वो सोचता है कि अगले ही दिन मैं सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत से एक हरा बांस मांग लूंगा। जब अगला दिन आया तो सुबह जल्दी उठकर कुल पंडित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पंडित आवाज लगाता है। अंदर सेठ आराम कर रहा था। सेठ बाहर आकर देखता है तो वह अपने कुल पंडित का बहुत स्वागत करता है। सेठ पंडित का बहुत आदर करता है और उसे अंदर बैठा लेता है। सेठ कहता है, बताइए पंडित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ। तब कुल पंडित कहता है, सेठ जी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलो। अब पंडित अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सेठ को अपने जाल में फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है, हे सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तब सेठ जी कहते हैं, जरूर पंडित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और बांस का एक टुकड़ा तोड़कर लेकर आते हैं। तभी सेठ जी की छोटी बहू अपने ससुर को आते देखकर भागती हुई आती है और कहती है, पिताजी, आप ये बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं। तब सेठ बताते हैं, बेटी, पंडित जी हमारे घर आए हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दें, इसलिए उन्हें देने के लिए हम ये टुकड़ा लेकर आए हैं। तब वो छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप ये बांस का टुकड़ा पंडित जी को जरूर दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर के लिए ये बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको दे दूंगी। फिर वो सेठ जी अपनी छोटी बहू को वो बांस देकर चले जाते हैं। इधर वो सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर में बंधी हुई काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे देती है। अब सेठ हरा बांस पंडित को दे देता है और कहता है, लीजिए पंडित जी, आपने हरा बांस मांगा था और ये रहा बांस, इसे आप ले जाइए। तब वो पंडित बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशियाँ मैंने ले ली है। पंडित अपने घर लौट जाता है और बांस का टुकड़ा रखकर सोचता है कि कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में लड़ाई झगड़ा और परेशानी होगी। तब मैं हवन पूजा करके अच्छे पैसे मांग लूंगा। ऐसा सोचकर वो कुल पंडित बहुत खुश हो रहा था। अब पंडित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजा करूंगा। दोस्तों, परंतु इंतजार करते करते 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं और तीसरा महीना भी बीत जाता है। अब पंडित थक चुका था। एक दिन कुल पंडित दोबारा साधु बाबा की कुटिया में जाता है और कहता है, हे महाराज, आपने जो बताया उसके हिसाब से मैंने सेठ से उसके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है। वो बहुत आराम से और सुख से अपनी जिंदगी जी रहा है। उसके घर में किसी तरह की कोई दुखद तकलीफ नहीं है।
तब साधु बाबा एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं, अरे पंडित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बहुत होशियार और समझदार है। जब सेठ आपको वो हरा बाज दे रहा था, तब उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इस वजह से उसकी खुशियाँ और सुख समृद्धि उसके घर में ही टिकी रही। परंतु आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद करूँगा। फिर साधु बाबा आगे कहते हैं, पंडित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और उससे उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लाना है। जैसे ही आप उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखेंगे, कुछ दिनों में सेठ के घर में दुखद तकलीफ आना शुरू हो जाएगी और तब सेठ आपको बुलावा जरूर भेजेगा। अब वो कुल पंडित एक बार फिर खुश हो जाता है और साधु बाबा को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सोचता है कि कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और उससे उसकी काली गाय मांग लूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। अगले दिन सुबह उठकर वह कुल पंडित स्नान करके सबसे पहले सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि कुल पंडित आया हुआ है। सेठ उसे अंदर ले जाता है और उसे स्वादिष्ट भोजन कराता है। इसके बाद सेठ पूछता है, बताइए पंडित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? कुल पंडित कहता है, सेठ जी, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पंडित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर सेठ सोचता है, चलो कोई बात नहीं, ये हमारे कुल पंडित है, अगर हम इनका भला करते हैं तो ये एक अच्छा काम होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहता है, पंडित जी, आप परेशान ना हो, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को लेकर पंडित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है और कहती है, पिताजी, आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेठ बताते हैं, बेटी, हमारे कुल पंडित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वो हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं ये गाय उन्हें देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप कुछ देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। फिर वो अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर आती है। वह उस चादर से काली गाय के आंसू पोंछती है और चादर को अंदर रख देती है। फिर वो कहती है, पिताजी, अब आप जाइए और इस गाय को पंडित जी को दे दीजिए। इसके बाद सेठ काली गाय को लेकर पंडित जी के पास जाता है और कहता है, लीजिए पंडित जी, ये रही आपकी काली गाय, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। गाय को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब अपने घर पहुंचकर वो काली गाय को बांध देता है और सोचता है कि सेठ बहुत जल्दी उसे अपने घर हवन पूजा के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन बहुत तेजी से दुखों से घिरने वाला है। अब वो कुल पंडित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते एक बार फिर 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद कुल पंडित एक बार फिर साधु बाबा की कुटिया में पहुंच जाता है और कहता है कि साधु बाबा, इस बार फिर मैंने आपके कहने पर सेठ के यहाँ से काली गाय ले ली है, परंतु इसके बाद भी सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजा के लिए नहीं बुलाया। सेठ की जिंदगी अभी भी बहुत सुख से कट रही है, उसके घर में किसी तरह की कोई दुखद तकलीफ नहीं है। तब साधु बाबा एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं। साधु बाबा कहते हैं, हे पंडित जी, उस सेठ की छोटी बहू बहुत होशियार है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज्यादा होशियार है। वो हर रहस्य जानती है। सेठ की बहू बहुत समझदार है। जब आप सेठ से काली गाय मांगने गए थे, तब उसने सफेद चादर में गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही टिकी रही। अब ये बात सुनकर कुल पंडित बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि जब तक ये छोटी बहू रहेगी
तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पंडित कहता है, हे साधु बाबा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु बाबा कहते हैं, पंडित, अब तुम सेठ के घर जाओ और सेठ से किसी भी तरह वो सफेद चादर मांगकर अपने घर लाकर रख लो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा और कलह होने लगेगी। फिर साधु बाबा को धन्यवाद कहकर वह कुल पंडित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर जाकर वो कुल पंडित ये फैसला करता है कि कल सुबह होते ही वो एक बार फिर सेठ के घर जाएगा और किसी भी तरह सफेद चादर मांगकर लेकर आएगा। अगला दिन आते ही वह पंडित सुबह उठते ही बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर मांगकर उसका जीवन दुखों से भर दूंगा। अब कुल पंडित सेठ के घर जाता है और जाकर सेठ से कहता है, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन और भजन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर बैठती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कोई परेशानी न हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी चादर बिछाकर मंदिर में बैठ सके। कुल पंडित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है, अरे पंडित जी, आप परेशान न हो, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफेद चादर रखी है। रुकिए, हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको दे देते हैं। अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं, बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह लाकर पंडित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें सुनकर वो छोटी बहू अंदर जाती है और वही सफेद चादर निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे। वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर देती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर पंडित जी को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर पंडित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर वो सोचते हैं, अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा। अब सेठ का इंतजार करते करते वो कुल पंडित कई महीनों तक रुका रहता है। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है, उसके बाद दूसरा महीना भी निकल जाता है और तीसरा महीना भी निकल जाता है। अब इंतजार करते करते पंडित थक जाता है और एक बार फिर साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा कहते हैं, आओ पंडित जी, बताओ कैसे हो? तब पंडित कहता है, अरे साधु बाबा, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वो सेठ अभी भी अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुखद तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। साधु बाबा एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पंडित को बताते हैं, पंडित जी, अब हमें लगता है कि वो छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेगी तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकालकर खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब आपको कुछ भी करके सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ की जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां आ जाएंगी और उसकी जिंदगी दुखों से घिर जाएगी। दोस्तों, फिर उस पंडित को भी समझ में आ गया कि छोटी बहू के रहते वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का तरीका खोजने लगता है। अगली सुबह कुल पंडित सेठ के घर जाता है और बहुत चिंतित होकर कहता है, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा नत्रे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपकी जिंदगी दुखों से घिरने वाली है, आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कुल पंडित की ऐसी बातें सुनकर वो सेठ घबरा जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। सेठ कहता है, पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी कहेंगे हम जरूर करेंगे। फिर पंडित समझ जाता है कि ये सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पंडित आगे कहता है, सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वो इस घर में रहेगी
आप पर मुसीबत बनी रहेगी। इसलिए मेरा कहना है कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी की वजह से आप पर इतना बड़ा ततरा मंडरा रहा है और आपकी जिंदगी मुसीबत में है। पंडित की ऐसी बातें सुनकर वो सेठ जी उस पर यकीन कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को घर से कैसे निकालना है। पंडित जी कहते हैं, सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वे अपने घर चले जाते हैं और सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि मेरी बहू तो बहुत अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूं? फिर सेठ जी सोचते हैं कि वह मेरे लिए ततरा भी है और उसकी वजह से मेरे परिवार पर मुसीबत आ सकती है। ये सोचकर सेठ जी अपनी पुत्रवधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं, बहू, आज ही तुम मेरे घर से चली जाओ। तुम्हारा इस घर में रुकना अब ठीक नहीं है। तुम्हारी वजह से हमारे घर में मुसीबत आने वाली है। वह अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर सब समझ जाती है कि जरूर पंडित जी ने मेरे ससुर को भड़काया है। वह बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता देखकर सेठ का छोटा बेटा भी कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूँगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब वो पति और पत्नी दोनों सेठ जी का घर छोड़कर एक शहर में चले जाते हैं और किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वे अपना नया काम शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू, जो बहुत समझदार थी, उसकी वजह से उनका धंधा बहुत अच्छे से चलने लगता है। उनका व्यापार बड़ा हो जाता है और छोटा बेटा और उसकी पत्नी दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। वे शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। इधर सेठ का घर बर्बाद होता जा रहा था। घर में लड़ाई झगड़े होने लगे थे। सेठ की दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती थी और सेठ के दोनों बेटे व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के दोनों बेटे गलत संगत में पड़ गए थे और कुल पंडित हवन पूजा के बहाने सेठ का सारा पैसा लूट कर ले जा रहा था। धीरे धीरे पंडित सेठ को पूरी तरह से लूट लेता है और सेठ का सारा धन ले जाकर अपने घर ले जाता है। अब सेठ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने की दिक्कत आ गई थी। खाना नहीं था, पहनने के कपड़े नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन सोचने बैठता है और गहरा विचार करने पर उसे समझ में आता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। सेठ को ये बात समझ में आ चुकी थी कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ तुरंत दौड़कर शहर जाता है और अपने छोटे बेटे के घर जाकर अपनी लक्ष्मी जैसी बहू से माफी मांगता है। सेठ अपनी बहू के पैरों में गिरकर कहता है, बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने पंडित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में सुख शांति बनी रही, और जब से तुम घर छोड़कर गई हो, घर में कलह हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हम बहुत गरीब हो चुके हैं। ससुर की ऐसी बात सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी अपने घर लौटती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैंने पहले से ही जान लिया था कि पंडित ने आपको भड़काया है और आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और अपने घर को कैसे चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे तो हमारे घर का विनाश जरूर हो जाएगा। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने घर लौट जाता है। बहू घर आती है और उसके कुछ दिन बाद सेठ फिर से आगे बढ़ने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से शुरू हो जाता है और उसके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगते हैं। परिवार में सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं और सभी में प्यार और स्नेह बढ़ने लगता है। फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी,
एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी, आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों का हुक्म चलता है, वो घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। सेठ पूछता है, बहू, वे 3 लोग कौन हैं? छोटी बहू बताती है, पिताजी, ध्यान से सुनिए। पहला, बिगड़ा हुआ बेटा, बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ बेटा होता है, जो गलत संगत में पड़ जाता है और जिसकी बात घर में मानी जाती है, तो उस घर का विनाश होना तय है। दूसरा, जिद्दी और लालची पत्नी, स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है, उस घर में कभी पैसा नहीं टिकता और वो घर कंगाल बन जाता है। तीसरा, वह मुखिया जो बाहर वालों की बातों में आ जाता है और उनके अनुसार चलता है, तो उस घर का भी सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी, जिस तरह आप पंडित की बातों में आ गए थे, उसी तरह अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के फैसले करता है, तो उसका घर जरूर बर्बाद हो जाता है। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ जाता है। जब व्यापारी ने ये कहानी पूरी सुनी, तो उसे सब समझ में आ गया। वह अपने बेटे को सही सीख देता है और बेटे के अनुसार चलना बंद कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।